7.2.10 उत्सर्जन अंग की इकाई, नेफ्रॉन की संरचना व कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने पढ़ा है कि फेफड़ों में केशिकाओं के आर पार गैसीय आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार हमारे वृक्क में कुछ बारीक नलियां हैं जिनके आसपास केशिकाओं के आर पार कई पदार्थों का निष्कासन होता है। हर वृक्क में लाखों ऐसी नलियां हैं जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। चित्र 11 में देखिए, एक वृक्काणु का अगला सिरा कपनुमा आकृति का होता है। इसमें एक धमनी के केशिकाओं का गुच्छा होता है। यहाँ से धमनी वृक्काणु के अन्य भागों में फैली होती है। इन भागों में शिरा भी होती है। शिरा और धमनी के बीच केशिकाओं का जाल नली के आसपास फैला होता है। रक्त में से यूरिया, कुछ लवण, पानी, कुछ प्रोटीनीय पदार्थ आदि रक्तवाहिनियों में से वृक्काणु। क्या आप जानते हैं? कृत्रिम वृक्क। मनुष्य में वृक्क खराब हो जाए तो निष्कासित किए जाने वाले वर्ज्य पदार्थों की मात्रा शरीर के रक्त में सामान्य मात्रा से अधिक होने लगती है। ऐसी स्थिति में कृत्रिम रूप से शरीर से वर्ज्य पदार्थों को निकालने की व्यवस्था को कृत्रिम डायलिसिस, सामान्य रूप से हमारे शरीर में यही प्रक्रिया वृक्क से होती है, कहते हैं। इसके लिए एक शरीर के एक धमनी के रक्त को एक डायलाइजर मशीन, जो कृत्रिम वृक्क के रूप में काम करता है, में बहाया जाता है, जिससे उसमें से वर्ज्य पदार्थ रक्त से अलग हो जाते हैं तथा रक्त को पुनः शरीर में शिरा द्वारा भेज दिया जाता है। हमारे शरीर से जिन पदार्थों का निष्कासन होता है, उनमें से कई पदार्थ अन्य जीवों के लिए आवश्यक हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रकृति में पदार्थों का चक्र चलता रहता है, जिसमें एक जीव के निष्कासित पदार्थ दूसरे के लिए पोषक पदार्थ होते हैं। मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के कौन से निष्कासित पदार्थ पौधों के लिए उपयोगी होंगे? पौधे इन पदार्थों का उपयोग किस प्रकार करते होंगे? आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पौधे किन पदार्थों का उपयोग करके किन अन्य पदार्थों का निर्माण करने में सक्षम हैं। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि पौधों की कौन सी जैविक प्रक्रियाओं से ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जिन पर पूरा जंतु जगत निर्भर है।